आदरणीय दर्शकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष बाल यौन शोषण के विरुद्ध सूचना क्रम की अगली कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वर्ष 2012 में लागू किया गया एक अधिनियम है जो बालकों को यौन शोषण से बचाने के लिए पारित किया गया। इस अधिनियम की रूपरेखा को देखते ही यह समझ आता है कि कानून केवल तथ्यों तथा साक्ष्यों को अहमियत देता है। इस आम धारणा के विपरीत जाकर भारतीय कानून ने बालकों में यौन शोषण का शिकार होने के उपरांत उत्पन्न होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभावों से बालकों को बचाते हुए अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। के अतिरिक्त ऐसा प्रयास किया गया है कि यौन शोषण के शिकार बालक को पुनर्वास का प्रत्येक प्रावधान उपलब्ध हो। इसी के साथ हम बाल यौन अपराधों के विरुद्ध इस जानकारी के क्रम में अगली कड़ी तक आ पहुँचे हैं, जिसमें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के बारे में आवश्यक सूचना। नमस्कार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है 15100। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में हमसे संपर्क साधने के लिए आप डायल कर सकते हैं 0197822145 अथवा 019782248887। घुमारवी की समिति से संपर्क साधने के लिए आप डायल करें 019782540880। आत्मसंरक्षण किसी भी जीव की बुनियादी प्रवृत्ति है तथा स्वयं अपनी प्रजाति को संरक्षित करने की इच्छा तथा दायित्व इसी प्रवृत्ति का विस्तार है। परिणाम स्वरूप अपनी प्रजाति के अगली पीढ़ी की बचत करने की प्रवृत्ति स्वयं के शरीर के संरक्षण की प्रवृत्ति के बाद केवल दूसरी है। इसके बावजूद इस मौलिक प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर आज मानवता अपने ही बच्चों को यौन रूप से लक्षित कर आत्मविनाश की सीमा तक पहुंच गई है। बाल यौन शोषण अपने आप में एक ऐसा अपराध है जो मानवता में किसी के भी विश्वास को हिला देने का सामर्थ्य रखता है। इसके बावजूद समाचारों में आए दिन यौन उत्पीड़न का, बालकों के यौन उत्पीड़न का ऐसा उल्लेख सुनने में आता है जिससे हृदय पीड़ा, भय तथा आत्मग्लानि से भर जाता है। देश में बालकों के विरुद्ध किए जाने वाले यौन अपराधों की बढ़ती दर संपूर्ण देश के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में हर दिन 109 बच्चों का यौन शोषण किया गया, जिस दर में पिछले वर्ष के मुकाबले 22% का उछाल देखा गया। हाल ही में जारी NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में 32,608 मामले सामने आए, जबकि वर्ष 2018 में बालकों के विरुद्ध यौन अपराधों के 39,827 मामले सामने आए हैं। 2018 में 21,605 बाल बलात्कार दर्ज किए गए, जिसमें बालिकाएं 21,401 तथा बालकों के 204 केस सामने आए हैं। यौन शोषण अथवा उत्पीड़न एक अपराध से कहीं अधिक है। ना ही यह एक बार होने वाला अपराध है, यह मानवता के बुनियादी ताने बाने पर एक हमला है। बालपन
अथवा वयस्कता में यौन उत्पीड़न से न केवल पीड़ित प्रभावित होता है, अपितु पीड़ित के परिवार, दोस्त और समाज को भी प्रभाव सहना पड़ता है। इस संबंध में यौन हमला एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो सभी को चिंतित करती है। बच्चों का यौन शोषण कई संभावित परिणाम रखता है जो एक जीवन काल अथवा पीढ़ियों तक रह सकते हैं। इसका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अपराध, व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों और समाजों की आर्थिक तथा सामाजिक भलाई पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बचपन में अनुभव किए गए यौन दुर्व्यवहार से परिणामों का कोई विशिष्ट रूप प्रतीत नहीं होता। बचपन के यौन शोषण के क्रम अथवा बाद के प्रभाव एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न पाए जा सकते हैं। बाल यौन शोषण के पीड़ितों को तत्काल मनोवैज्ञानिक परिणामों के साथ साथ लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है जो उनके विकास के दौरान उनके समायोजन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके तत्कालिक मनोवैज्ञानिक परिणामों में धक्का, डर, चिंता, घबराहट, अभिघात के बाद का तनाव, विकार के लक्षण, भ्रम की स्थिति, खिंचा खिंचा रहना, अलगाव महसूस करना, इस प्रकार के लक्षण सम्मिलित हैं। बाल यौन शोषण के शिकार हुए बच्चे वयस्क होने पर चिंता तथा परेशानी का सामना करते हैं, जिसमें नींद ना आने की कठिनाई भी शामिल होती है। उन्हें खाने के विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि बुलीमिया अथवा ओबेसिटी यानी मोटापा। अक्सर बाल यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे वयस्क हो जाने पर भी कम आत्मसम्मान से पीड़ित रहते हैं तथा पारस्परिक संबंधों में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मोटे तौर पर इसका कारण यह होता है कि उन्हें दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करने में परेशानी होती है। बाल यौन उत्पीड़न के शिकार हुए बच्चे में आगे की उम्र में भी वेश्यावृत्ति, ड्रग अब्यूज़ तथा दोबारा यौन शोषण का शिकार होने का खतरा अन्य बच्चों से अधिक बना रहता है। बाल यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे सामान्य रूप से पृथक्करण नामक एक प्रक्रिया का भी अनुभव करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो शरीर के द्वारा किए जा रहे अनुभवों से मन को पृथक कर लेता है। इस प्रकार इस चयनात्मक जागरूकता को बनाए रखते हुए वह बच्चा स्वयं को पीड़ाजनक अनुभवों से बचाने का प्रयास करता है। बाल यौन शोषण का शिकार बच्चा इसके अतिरिक्त अन्य कई मानसिक सुरक्षा तंत्रों का सहारा लेता है, जिनमें से एक है मेमोरी सप्रेशन। बाल यौन शोषण के विरुद्ध दी जाने वाली इस जानकारी की पिछली कड़ी में रोहन की कहानी के रूप में हम मेमोरी सप्रेशन का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। मेमोरी सप्रेशन पृथक्करण से भिन्न है, किंतु इन दोनों रक्षा तंत्रों का परिणाम भूलने की एक बीमारी के रूप में प्रस्तुत होता है। बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराधों की खबरें समाज को शर्मसार करती नजर आती हैं। इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून पारित किया जिसका नाम पॉक्सो एक्ट है, जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और दुष्कर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्राप्त करवाता है। इसका पूर्णकालिक मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, अर्थात लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। इसके तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत वे मामले शामिल किए गए हैं जिनमें बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया हो,
इसमें 7 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा भी है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म के अतिरिक्त बच्चे को गंभीर चोट पहुंचाई गई हो, अथवा दुष्कर्म करने वाला अपराधी पुलिसकर्मी अथवा सशस्त्र बल का सदस्य हो। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भी देश में बच्चों के साथ बढ़ती दरिंदगी को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब 12 साल तक के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत वे मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग से छेड़छाड़ की गई हो। इस धारा के आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाने पर 5 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस एक्ट को बनाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं तथा आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। कई बार बच्चे डर के कारण उनके साथ हुए उत्पीड़न को माता पिता को भी नहीं बताते। इसके तहत यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, पेनिट्रेटिव तथा नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यौन संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष पर तय की गई है, जिसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अनुसार दंड मिलेगा। यदि कोई पति या पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यौन कृत्य करते हैं तो वे भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है अथवा कोई ध्वनि करता है या अंग विक्षेप करता है जिसका तात्पर्य है कि ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी अथवा ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा अथवा किसी बालक के शरीर या शरीर के किसी अंग को प्रदर्शित करवाता है, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसका पीछा करता है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति इस बच्चे का लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है। क्या ऐसा कोई कृत्य लैंगिक आशय से किया गया या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न रहेगा। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा बच्चे के माता पिता अथवा जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति में की जाएगी। यदि अभियुक्त एक किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यदि पीड़ित बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से बीमार है तो विशेष अदालत को उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुवादक, दुभाषिया अथवा विशेष शिक्षक की सहायता लेने का प्रावधान है। यदि अपराधी ने कोई ऐसा अपराध किया है जो बाल अपराध कानून के अतिरिक्त अन्य कानून में भी अपराध की श्रेणी में दंडनीय है तो उसे वह दंड दिया जाएगा जो अधिक है। इसमें स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है। इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को धूमिल करने के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। जो लोग यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों का व्यापार अर्थात चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं उनके लिए भी कड़ी सज़ा का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसकी रिपोर्ट उसे नज़दीकी थाने में देनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो ऐसे अपराध के लिए 6 महीने के कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। यह अधिनियम बाल संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है।
बच्चे के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त कराना और बच्चे को आश्रय गृह में रखना इसके अंतर्गत आते हैं। पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति CWC की निगरानी में लाए, ताकि CWC बच्चे की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए ज़रूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिसे इस प्रकार किया जाना है कि बच्चे के लिए वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से कम पीड़ादायक हो। मेडिकल जांच बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जिस पर बच्चे का विश्वास हो, तथा पीड़ित अगर बच्ची है तो जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। इस अधिनियम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के दौरान फिर से बच्चे के ऊपर जुल्म ना हो। इस एक्ट में केस की सुनवाई एक स्पेशल अदालत द्वारा बंद कैमरे में अर्थात इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में की जाएगी। इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जाएगी। विशेष न्यायालय उस बच्चे को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को भी निर्धारित करेगा, जिससे बच्चे के चिकित्सा, उपचार तथा पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए। इस सब से पता चलता है कि अनिवार्य रिपोर्टिंग, अनिवार्य केस फाइलिंग, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग, बाल कल्याण समिति द्वारा मूल्यांकन, सहायक व्यक्तियों की भूमिका, संस्थागत देखभाल में प्लेसमेंट, कानूनी सहायता और मुआवजे के प्रावधान, विशेष न्यायालय के अधीन परीक्षण इस कानून की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित करता है और बच्चे के स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सर्वोपरि होने के नाते बच्चे के सर्वोत्तम हितों का सम्मान करता है। यह यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है। जिन मामलों में यौन दुर्व्यवहार का शिकार बच्चा मानसिक रूप से बीमार है अथवा उसके विरुद्ध अपराध करने वाला व्यक्ति बच्चे पर अधिकार अथवा उसके भरोसे का पात्र है, जैसे कोई परिवार का सदस्य, पुलिसकर्मी, अधिकारी, शिक्षक अथवा डॉक्टर, तो उन परिस्थितियों में ऐसा यौन हमला गुरुतर माना गया है, जिसके लिए अधिक कड़े दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में रिपोर्टिंग, गवाही के दर्ज होने तथा जांच के समय होने वाली प्रक्रियाओं को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जैसे बच्चे के निवास पर उसकी पसंद के स्थान पर बच्चे के बयान को दर्ज किया जाना। ऐसा प्रयास किया जाना कि ऐसा बयान एक महिला पुलिसकर्मी ही दर्ज करे। रात में किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से हिरासत में नहीं लिया जाना। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पीड़ित के बयान को रिकॉर्ड करते समय वर्दी में ना हों। बच्चे के कथन को ठीक उसी प्रकार से दर्ज किया जाना चाहिए जैसा कि बच्चा बयान करता है। इस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का इन कैमरा ट्रायल किया जाना चाहिए। आक्रामक पूछताछ अथवा चरित्र हनन से बच्चे के बचाव के प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों पर यह कर्तव्य बांधा गया है कि वे आम जनता, माता पिता, अभिभावकों को इस अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए नियमित अंतराल पर टेलीविज़न, रेडियो तथा प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाएं। उपरोक्त प्रावधानों की मदद से यह अधिनियम बाल यौन अपराध, इसके शिकार बच्चों तथा अपराधियों से
व्यापक तरीके से निपटता है। इन प्रावधानों के बारे में जागरूकता होने से अपराध को रोकने में, चिकित्सा तथा कानूनी जांच के दौरान बच्चे को अधिक आघात ना पहुंचे, इस बारे में तथा बच्चे के उचित पुनर्वास में मदद मिल सकती है। इसी के साथ हम पॉक्सो अधिनियम पर इस कानूनी जानकारी के अंत तक आ पहुंचे हैं। अपना समय हमें देने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम इस प्रकरण के अंत तक आ चुके हैं। बाल यौन अपराधों के विरुद्ध दी जाने वाली जानकारी के इस क्रम में आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि पॉक्सो अधिनियम, जो कि एक नया कानून है तथा वर्ष 2012 में ही लागू किया गया है, इसके प्रमुख प्रावधानों से जनमानस को अवगत करवाएं। पॉक्सो अधिनियम के इन प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानकर आशा रखती हूं कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि यह कानून केवल बाल संरक्षण तथा बाल यौन अपराधियों के विरुद्ध सजा का प्रावधान ही नहीं करता है, अपितु समाज के सभी सदस्यों पर अभूतपूर्व कानूनी जिम्मेदारियां आम नागरिकों पर बांधता है, जिनके ना निभाए जाने पर सजा का प्रावधान है। ये कानूनी जिम्मेदारियां जो इस अधिनियम के तहत आम नागरिकों पर बांधी गई हैं तथा वे अपराध जिन्हें इस अधिनियम ने परिभाषित करके पहली बार अपराध की श्रेणी में रखा है, इन्हें समझना आम जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बिलासपुर के इस सूचना क्रम की अगली कड़ी में हम पॉक्सो एक्ट के इन विशेष तथा नए प्रावधानों पर अधिक रोशनी डालना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस सूचना क्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ बने रहें। इस विषय में तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, सलाह तथा सेवाएं प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करिए 019782214552 पर। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।